हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हल करवाने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर को, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर है। ये बच्चों 80 नंबर का पेपर है, जिसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसमें 3 खंड दिए हुए हैं आवासा, और प्रत्येक के अंक जो उनके सामने दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो पहला प्रश्न हमारा खंड आ का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन आपका है बच्चों यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। एक ऐसा प्रश्न है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा एलपीजी का दहन, क्योंकि एलपीजी का जो दहन है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं छांटना में यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं है बर्फ का पिघलना। बाकी ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, कागज का जलना, भोजन का पकना, लोहे के पर जंग लगना। ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा बनता है कि सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम। तो बच्चों ऐसा अम्ल है एक्वा रेजिया, जिसको हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा, और इस चौथे प्रश्न में है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं, जिनको तीर से पहले यहाँ पर लिखा जाता है। तीर के बाद जो होते हैं उनको उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न पाँचवा कि पाचन के समय अमाशयी पाचक रसों का स्थिरल मान होता है। स्थिरल मान या यहाँ पे कहें पीएच मान, तो वो होता है 7 से कम। ठीक है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें पर कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है COOH। COOH इसका सूत्र होता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान भरिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या भराएगा यहाँ पर? बेकिंग सोडा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है। तो सिरके में बच्चों एसिटिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र COOH होता है। यहाँ पे आपको एसिटिक अम्ल भरना है। फिर है प्रश्न क्रमांक तीसरा कि धातु में प्राय ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं। तो आंसर में लिखा है यहाँ पर सुचालक। ठीक है, क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सुचालक यहाँ पर कर देना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर आंसर में रख देना आपको सोडियम। ठीक है, क्या होती है? सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो अधातु है बच्चों ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर नाम ब्रोमीन। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ खालिस्तान तत्व मिला होता है। तो लोहे के साथ बच्चों यहाँ पर लोहे का संकेत होता है Fe। इसके साथ उसमें क्रोमियम और निकल मिला होता है। तो ये क्रोमियम और निकल तत्व उसमें मिले होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है तीसरा, और इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में जो यहाँ पर लिखा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। और धातु में खींचने का जो गुण होता है, खींचने का, जिससे वो खिंच जाते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। और धातुओं को पीटकर चादर बनाने का जो गुण होता है वो होता है आघात वर्धनीयता। इसके बाद है कम क्रियाशील धातु है। कम क्रियाशील धातु में जो है बच्चों आपके आ जाएंगे सोना और चांदी। और कार्बन की संकेतता जो लिखा है इसको बोल सकते हैं हम संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। और मौसले की आवर्त सारणी का जो आधार है वो है परमाणु क्रमांक। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पर। तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह 2 अपर रूपों में भी वायुमंडल में मिलता है, जैसे कि आपका हीरा और ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वायुमंडल में पूछा है तो वायुमंडल मतलब वायु में तो CO2 के रूप में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह, बाहरी लिखा है बच्चों, ये बाहरी होगा, बाहरी सतह काली कब हो जाती है।
तो खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली तब हो जाती है जब जो ईंधन है उसका अपूर्ण दहन होता है। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण। ठीक, खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली अपूर्ण दहन के कारण हो जाती है जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड ने इसको प्रतिपादित किया था। इसका जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड का अष्टक नियम इसको जाना जाता है। और इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है बच्चों फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन इसका आंसर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 6वां कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व का नाम क्या है? तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिन लें, 2 और 8 10 और 7 17। तो जिसका परमाणु क्रमांक 17 है उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है, तो वो है हमारा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन, जिसका संकेत होता है Cl। इसके बाद बच्चों हमारे ये थे विकल्प जो कि पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं खंडवा की। तो खंडवा में बच्चों यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 8 में से कोई 2 प्रश्न हल करना है। तो हम यहाँ पर 2 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनको 2 जो हल है वो करवा देते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें से ये 3 नंबर के प्रश्न है तो बच्चों टोटल 6 नंबर के आपके अंक हैं। इसमें से 2 प्रश्न हल करेंगे तो ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हम आपको बता देते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसका जो प्रश्न क्रमांक है वो आपको देख लें। ये प्रश्न क्रमांक है 5वां। तो प्रश्न क्रमांक 5वें में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसको आप हेड डालेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और लिखेंगे कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद लिखा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6वें को भी यहीं पर हल कर लेते हैं, और इसको आप ध्यान से सुनें और लिख लें कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु एवं ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद और गंध बदलकर विकृत गंधीता हो जाते हैं, मतलब उनकी गंध जो है वो बदल जाती है। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा बच्चों हम आपको ये तीसरा प्रश्न क्रमांक जो 8वां है इसको भी हल करवा देते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का यहाँ पर सूत्र पूछा है। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है क्या पूछा है यहाँ पर? सूत्र और उनका रासायनिक नाम पूछा है। तो व्यंजक चूर्ण का पहले हम आपको सूत्र बता रहे हैं कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या इसको हाइपो क्लोराइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइपो क्लोराइड इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है। तो आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सिंपली इसका नाम लिख सकते हैं, और ये सूत्र। इसके बाद आप हेड डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं CaSO4.1/2H2O, ये इसका सूत्र है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो खाने के सोडे का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। तो इसको रासायनिक रूप में क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 जड़ों के लोगों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपके खंडवा के आंसर, जिसमें से आपको 2 करना थे, लेकिन हम आपको 3 आंसर यहाँ पर बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
खंड बा में ही प्रश्न क्रमांक 9 से 13 में से कोई 3 प्रश्न हल करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें तो सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना रहते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको पता है कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो आपको सिंपली इसमें सोडियम के अंतिम कोश में इस प्रकार से Na बता देना है। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इसलिए आपको ऑक्सीजन के अंतिम कोश में इस प्रकार से जो है 6 इलेक्ट्रॉन बना के आना है। और मैग्नीशियम में बच्चों अंतिम कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके अंतिम कोश में ऐसे आपको 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली ये बनाना है। तो ये थी बच्चों इनके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वें में बताना हमें धातु और धातुओं में अंतर। तो धातु और धातुओं में अंतर में क्या करेंगे, वो भी कौन से गुणों पे, रासायनिक गुणों पे। तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, अधातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो 3 नंबर में आपको बच्चों 3 पॉइंट जो है यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है, इसका जो उत्तर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों प्रकार से क्रिया कर सकते हैं, मतलब जो अम्लीय की तरह भी व्यवहार करें और क्षार की तरह भी व्यवहार करें, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो परिभाषा कैसे हो जाएगी, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखना है, तो यहाँ सूत्र और नाम लिखना है। तो सूत्र हो जाएगा Al2O3, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो है ZnO, जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। इसके बाद पूछा कि आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। तो आयनिक यौगिक दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक अच्छे होते हैं, और आयनिक यौगिक जो है पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये इनके आयनिक यौगिकों के गुण हो जाते हैं। और आयनिक यौगिक हैं तो उनमें एक आयनिक बंध पाया जाता है, तो एक गुण आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये थे बच्चों इनके आंसर। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 से 18। तो 14 से 18 में बच्चों यहाँ पे बड़े प्रश्न हैं, इसलिए इनको आप जो है खुद अपने आप से कर लें। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रश्न आपके आए थे। फिर प्रश्न क्रमांक खंड बा में जो है श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करना है। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि श्वसन लेते समय हम जो है बाहर निकालते हैं तो उसमें साथ में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि श्वसन एक मंददहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और जो है ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये कि जब जिंक धातु का टुकड़ा होता है Zn और कॉपर सल्फेट माना CuSO4 विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, तो जिंक जो है कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और ZnSO4 बना लेगा ZnSO4, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सिल्वर धातु का टुकड़ा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे तो इनकी अभिक्रियाएँ करवाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दवा की बोतल में अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्यों, और केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। और ये हैं आपके प्रश्न क्रमांक 24 से 27। इसके बाद गलनांक क्वथनांक के आधार पर धातु में अंतर, और एल्युमिनियम की सक्रियता घट जाती है यदि इसको HNO3 में डुबाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं है जबकि गलत अवस्था में प्रवाहित करता है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है इनको टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको जो है इनके आंसर नहीं करवा सकते। यदि आपको इनके आंसर चाहिए हों तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इनका फुल सॉल्यूशन दे देंगे। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले बच्चों ये जो छोटा सा प्रश्न है जो जल्दी से आपको जितना बन जाए उतना कर सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं, इनकी पहचान करके उनके नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 8, 2, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो तत्व होगा वो मैग्नीशियम होगा,
ठीक। तो इस यहाँ पे आपने मैग्नीशियम नाम लिखना है। इसके बाद 2, 8, 1, तो इसमें आपके 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तत्व कौन सा होगा, सोडियम होगा, आपको इसका नाम लिखना है। ये है 2, 8, 7 ना 17, तो जिसमें क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का नाम लिखना। और ये है 2 और 1 3 ना, यहाँ पर जो आपका आएगा वो लिथियम आएगा। तो ये थे उनके नाम, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रश्न क्रमांक जो 32वां है, वे 2 तत्वों के नाम बताना जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों क्षारीय मृदा धातुओं के, जैसे कि आपका एक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, तो 3 तत्वों के नाम बताना जिनके बाहरी कोश में पूर्ण जो है कोश होते हैं। तो जैसे कि आपका नियॉन है, इसका आपको सिर्फ नाम लिखना है, हम आपको बोल रहे हैं नाम लिखना है। नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये 3 नाम आप लिख सकते हैं जिनके कोश बाहरी कोश जो है वो पूर्ण है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रश्न था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर करवा दिया। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप कर सकते हैं इसको कि कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो कार्बन में आंसर में लिख देंगे आप सहसंयोजक बंध। और कार्बन के अपर रूप तत्वों के नाम क्या हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें से आपको जो है 3 प्रश्न हल करना थे, जिनमें से दो हमने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इसके बाद इसमें जो आधुनिक आवर्त नियम है, इसमें भी आप बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें 118 तत्वों को SPDF ब्लॉक में बांटा गया था। इनमें जो आवर्त सारणी थी इसे इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर जमाया गया था। ये इसकी कुछ विशेषताएं थीं। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इनके आप जो आंसर मिलाने के आप क्या लिख कर आए हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।